नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। आज के इस वीडियो में मेरे भाई हम बात करने वाले हैं कि रीट का जो एग्जाम आने वाला है 26 तारीख को एग्जाम है। तो इसके पहले जो एग्जाम हुआ था 2017 में रीट का, उसमें कैसे प्रश्न बने थे। ये जो 2017 में बाल विकास के 30 प्रश्न थे उनका हम अभ्यास करने वाले हैं। एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट, इन सब से कितना अलग होता है रीट, आप इस वीडियो में इन प्रश्नों के माध्यम से समझ जाइए और समझिए कि इसका जो स्तर होता है वो कितना अलग और कितना ऊपर होता है। शुरू करते हैं अभ्यास और पहला प्रश्न आपके सामने ये है और प्रश्न हमसे कहता है कि वह अधिगम विकलांगता क्या कहलाती है जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल हो। लिखावट में अगर कठिनाई हो रही है तो वह अधिगम में कौन सी विकलांगता कहलाएगी? वाक विकार, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया या ध्यान अभाव सक्रियता विकार। किसी भी प्रकार का टेट की आप तैयारी कर रहे हो, एमपी, यूपी, सी टेट, रीट, हरियाणा टेट, फलाने टेट, ठिकाने टेट, ये तो आप लिख लीजिए कि ये जो 5-6 प्रकार के विकार होते हैं अधिगम में, किसी ना किसी से प्रश्न पूछ लिया जाता है। फिलहाल हमसे पूछा जा रहा है कि लिखावट में कठिनाई, तो इसका होगा डिस्ग्राफिया। सी हमारा विकल्प या तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब आपके सामने ये कुछ ये भी दिख रहे हैं कि किसमें किस विकलांगता में क्या विकार होता है, उससे संबंधित क्या है। जैसे डिसलेक्सिया में पढ़ने संबंधी विकार होता है, डिस्कैलकुलिया में गणना या गणित संबंधी विकार होता है, डिस्ग्राफिया में लेखन संबंधी विकार होता है, डिस्प्लेक्सिया में मोटर कौशल, वाहन चलाने संबंधी विकार होता है, अपासिया में भाषा की समझ जो कि बोलने में होती है उससे संबंधित विकार होता है, ऑटिज्म में सामाजिक संबंधी विकार होता है, सामाजिक संपर्क संबंधी, डिस्फॉर्मिया में शरीर का आकार संबंधी विकार होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विकार होते हैं, इनसे अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, 1 नंबर पक्का करके जाते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा कथन योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? 4 विकल्प हैं कि यह शिक्षक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करता है, यह निर्देशात्मक सामग्री के आणविक विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करता है, यह शिक्षार्थी की उपलब्धि का व्यक्ति व्यवस्थित मूल्यांकन करता है, यह सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का टर्मिनल मूल्यांकन करता है। प्रश्न आप एक बार पढ़िए, उसको बारीकी से समझिए, उसके बाद उत्तर दीजिए, क्योंकि बाल विकास दोस्त ऐसा विषय है कि इसमें कुछ रटकर नहीं जा सकते, ये समझ का खेल है। हमारा उस परीक्षा के हॉल में जो 2.5 घंटे का समय होगा, वहां पर दिमाग किस प्रकार से काम करता है वो तय करेगा कि हम शिक्षक बनेंगे या जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रह जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चौथा विकल्प कि यह सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का टर्मिनल मूल्यांकन करता है। और अगला प्रश्न आपसे कहता है कि रॉबर्ट गार्डनर का कहना है कि बुद्धिमत्ता के कई विशिष्ट प्रकार या मन के फ्रेम होते हैं, उनके द्वारा सुझाई गई बुद्धिमत्ता किस श्रेणी की है? तो रॉबर्ट गार्डनर के अनुसार जो बुद्धिमत्ता वो किस श्रेणी की है? विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता है, रचनात्मक बुद्धिमत्ता है, प्रकृतिवादी बुद्धिमत्ता है या व्यवहारिक बुद्धिमत्ता है? तो इनके अनुसार है प्रकृतिवादी बुद्धिमत्ता। मैं ये नहीं कहता कि 2017 के प्रश्नों को 2017 में जो प्रश्न आए हैं उनका आप अभ्यास करिए, वहां से काम हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं इस वीडियो में कि उस समय क्या लेवल रहा था और अब जो लेवल होगा वो उससे कम नहीं होगा, उसके ऊपर का ही होगा। तो इन प्रश्नों से आप समझिए कि आपको वाकई में कितने प्रश्न आ रहे हैं। चूंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप प्रश्न देखकर प्रश्न आपको दिख जाएगा, उसको आप रोक कर पुश कर आप प्रश्न का अपनी कॉपी पर उसका जो है आंसर लिखिए। उसके बाद मैं बता ही रहा हूं कि क्या आंसर सही है क्या गलत है। तो ऐसा करके देखिए, मजा आएगा। हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, तो 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता रखने वाले बच्चों को मिलने वाले लाभ का पता लगाएं। जो बच्चे होते हैं वो 2 भाषाएं आमतौर पे बोलते हैं, एक तो उनके घर की भाषा होती है कि स्कूल में कुछ नई भाषा मिलती है। तो जो 2 भाषाएं बोलने वाले बच्चे होते हैं उनसे मिलने वाले लाभ का पता लगाएं। अवधारणा गठन की सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क की सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलेपन की सुविधा या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो चौथा होगा, उपयुक्त सभी। आगे प्रश्न हमसे कह रहा है कि भाई कक्षा में एक शिक्षक कुछ गतिविधियां कर रहा है, जैसे का मतलब पहला, न केवल जो हुआ बल्कि यह कैसे और क्यों हुआ पर भी प्रश्न पूछना। खा, किसी
प्रश्न के विभिन्न उत्तरों की तुलना करने और सर्वोत्तम उत्तर की जांच करने में उनकी सहायता करना। यह खाली स्थान को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है। समानता, गहन सोच, एकीकृत सोच या अवधारणा मानचित्रण। तो मैंने पहले भी कहा कि आप प्रश्न को एक बार बारीकी से पढ़िए, उसको समझिए, उसके बाद विकल्पों को देखिए। इसका जो सही होगा वो होगा गहन सोच। अगला प्रश्न है कि सकारात्मक या नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं जो किसी छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकती हैं, तो इस तरीके से कौन सा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रेरणा देता है? मानववादी, व्यवहार, संज्ञानात्मक या सामाजिक। तो इसका जो सही होगा वो होगा व्यवहार। अगला प्रश्न, समावेश शब्द का अर्थ नियमित कक्षा में विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों को खाली स्थान शिक्षित करना है। अधिकांश समय, पूरे समय, कभी कभी या किसी समय नहीं। तो जो समावेश शब्द का अर्थ नियमित कक्षा में विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों को पूरे समय शिक्षित करना अनिवार्य है। तो दूसरा विकल्प पूरे समय सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि कक्षा में एक कविता पढ़ाने वाले एक भाषा शिक्षक ने कविता के विवरणों को समझाकर और छात्रों को स्पष्टीकरण के से निष्कर्ष या व्यापक दृष्टिकोण बनाने के लिए कहा। तो यह किसका उदाहरण है? आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, अवधारणा मानचित्रण या परिकल्पना परीक्षण। जैसे मैंने पहले वो बेकार बताए थे कि डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्लेक्सिया ये किससे संबंधित हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही ये जो आगमन विधि और निगमन विधि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनको भी आप बिल्कुल उंगलियों पर रटी होनी चाहिए। फिलहाल इसका सही होगा आगमनात्मक तर्क, पहला विकल्प। मनोविश्लेषक मानते हैं कि वह प्राथमिक साधन जिसके द्वारा अहम इदम को बंद रखता है खालिस्तान कहलाता है। अहम इदम को बंद रखता है पराहम के द्वारा। व्यक्तित्व के अंतर्मुखता, बहिर्मुखता लक्षण किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं? तो विकल्प देखिए, हेंस आइसनेक, आर.बी. केटल, गॉर्डन ऑलपोर्ट या कार्ल जुंग। इसका जो सही होगा वो होगा हेंस आइसेनेक। तो व्यक्तित्व के अंतर्मुखता, बहिर्मुखता लक्षण हेंस आइसेनक के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है? प्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण इन्होंने पूछा है। छात्र ए आगामी विद्यालय वर्ष के बारे में भावुक और अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है। छात्र बी सक्रिय है, अपनी गणित की कक्षा में अच्छा करने के लिए एक उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी मेहनत करता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। तीसरा विकल्प, छात्र सी अपना ध्यान उस ओर निर्देशित करने में अच्छा है जिससे वह पूरा करना चाहता है। छात्र डी कड़ी मेहनत करता है, अपने शैक्षणिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो प्रेरणा का बात कही गई है वो छात्र बी द्वारा है कि वह अपना लक्ष्य निर्धारित करता है, मेहनत करता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त भी करता है। यदि बाहरी प्रेरणा अंत की एक युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? एक शुरुआत, स्वयं में एक अंत, एक शुरुआत और अंत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका विकल्प जो आपके मन में आया होगा वो क्या है, पहले तो आप अपना विचार बना लीजिए। और इसका जो सही आंसर हो रखा है वो स्वयं में एक अंत। अगला प्रश्न, वह व्यवस्थित विज्ञान क्या कहलाता है जो स्वयं और पर्यावरण के साथ समायोजन प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है? प्रेरणा, मानसिक स्वच्छता, अधिगम, संघर्ष। तो इसका जो सही विकल्प होगा, सही आंसर होगा वो होगा मानसिक स्वच्छता। सबसे पहले अपने मन को स्वच्छ करना अनिवार्य होता है, इसके बाद कहीं स्वच्छता की बात करी जा सकती है। किसी एक समायोजन तंत्र में तार्किक रूप से और सामाजिक रूप से सोचना शामिल होता है तो अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार का अनुमोदन कारण क्या कहलाता है? क्षतिपूर्ति, युक्तिकरण, प्रतिगमन या नियंत्रण। इसका जो सही होगा वो होगा युक्तिकरण। अगला प्रश्न देखिए कि विद्यालय के संगठन की स्थापना छात्रों के शिक्षण को प्रभावित करती है तो यह कारक किस श्रेणी से संबंधित है? क्रियात्मक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारक या अन्य कारक। जिसका सही आंसर होगा वो होगा सामाजिक कारक। देखिए भाई, प्रश्न की निम्नलिखित में ऐसी कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? समायोजन को बढ़ावा कौन सी स्थिति देती है? तीव्र चिंता, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, बीमारी का डर या विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। तो विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति ही इसका सही आंसर होता है और यही समायोजन को बढ़ावा देती है।
आगे प्रश्न कहता है कि एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को बताते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस परियोजना के द्वारा ब्लूम के वर्गीकरण के किस संरचनात्मक स्तर को दर्शाया गया है? एनालिसिस, एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन या नॉलेज? तो भाई एप्लीकेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न देखिए कि एक शिक्षक के रूप में आपने उपयुक्त परीक्षण और चेकलिस्ट का उपयोग करके किसी छात्र की बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व और कक्षा के व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की। इस प्रक्रिया को कहा जाता है आकलन, मापन, मूल्यांकन या उपयुक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आकलन। ब्लूम के वर्गीकरण में किस डोमेन का नाम नहीं है? संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा, भावनात्मक या मनोक्रियात्मक? तो ब्लूम का जो डोमेन नियम था उसमें मनोप्रेरणा नहीं है, बाकी के तीनों हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? विद्यालय के बाहर के जीवन से छात्र को जोड़ना, परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, अधिगम को रटने की विधि की सुविधा देनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित की बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए पाठ्यक्रम को समृद्ध करना चाहिए। तो इनके हिसाब से तो ये है भाई सही कि अधिगम को रटने की विधि की सुरक्षा देनी चाहिए। यह सिद्धांत एनसीएफ या राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में नहीं था, क्योंकि रटने को वर्जित माना है। रटना जो है पढ़ाई में उचित साधन नहीं है। रट्टू तोता नहीं बनाया जा सकता। जो बात समझी जा सकती है वो रटने में उतनी कारगर नहीं हो सकती जो समझकर सीखते हैं। हम आगे प्रश्न देखते हैं कि प्रारंभ में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ लेता है। धीरे धीरे जैसे उसकी समृद्धि और विकास होता है, शिशु अंगुली और अंगूठे का इस्तेमाल करता है। इस प्रकार का प्रोग्रेशन क्या है? तो चार विकल्प हैं कि सेफलोकेडल प्रोग्रेशन, प्रोसीमोडिस्टल प्रोग्रेशन, व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति या रैंडम प्रोग्रेशन। तो सही विकल्प होगा इसका प्रोसीमोडिस्टल प्रोग्रेशन। और प्रश्न देखिए कि बच्चे में विकास और अक्सर भौतिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे तीन व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। जहां तक विकासात्मक प्रक्रिया का संबंध है, ये क्षेत्र अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, एक एकीकृत और समग्र तरीके से विकसित होते हैं, आंशिक रूप से विकसित होते हैं या बेतरतीब ढंग से विकसित होते हैं। तो इसका जो सही होगा वो होगा दूसरा विकल्प, एक एकीकृत और समग्र तरीके से विकसित होते हैं। एक बच्चा जो किसी विशेषता में उच्च या निम्न है, जैसे कि मौखिक क्षमता, बाद की उम्र में ऐसा ही रहेगा, इस कथन में किसके महत्व पर बल दिया गया है? जो बच्चा अभी किसी चीज में अक्षम है वो बाद में भी ऐसा ही रहेगा। तो ये शुरुआती अनुभव, परिवेश, आनुवांशिकता या आनुवांशिकता और परिवेश दोनों। तो इसका जो सही होगा वो होगा आनुवांशिकता। अधिगम में उपयोग और दुरुपयोग के नियम को क्या कहा जाता है? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, सुदृढ़ीकरण का नियम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही होगा वो होगा अभ्यास का नियम। पावलोव के प्रयोग में कुत्ते के मुंह से पानी, मांस पाउडर उसके मुंह से में रखने से पहले अर्थात ट्रेनर के कदमों की सीढ़ियों पर आहट सुनकर निकल गया, इस घटना को क्या कहा जाता है? उन्मूलन, अस्वाभाविक अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया या तत्परता? तो इसका जो सही होगा वो होगा अनुकूलित अनुक्रिया। बच्चे और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से संज्ञान विकसित होता है। यह सिद्धांत किसमें परिलक्षित होता है? थॉर्नडाइक का शिक्षण सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, टोलमन का सिग्नल सिद्धांत या कोहलर का अधिगम का सिद्धांत? तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत ही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुरानी और नई धारणाओं और अनुभवों के बीच संतुलन क्रिया है, इसको जाना जाता है आत्मसातीकरण, समायोजन, सम्यधारण या ज्ञान विघ्न। तो इसका जो सही होगा वो होगा सम्यधारण। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि परीक्षण का उपयोग करने के लिए पूर्वावधान नहीं है? आईक्यू स्कोर के आधार पर छात्रों के बारे में अनुचित रूढ़िवादिता और नकारात्मक अपेक्षाओं से बचें, बुद्धि का व्यक्तिगत मूल्यांकन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरक्षित परस्पर क्रिया है, क्षमता के मुख्य का एकमात्र विशेषता
के रूप में IQ परीक्षणों का उपयोग ना करें। समग्र IQ स्कोर की सार्थकता की व्याख्या करने में सतर्क रहें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो दूसरा विकल्प होगा। मेरी एक बात को ध्यान रखें, आप परीक्षा देने से पहले, खासकर जो टीचर से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, इसमें प्रश्न दो तरीके के आते हैं। जैसे यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि परीक्षण का प्रयोग करने के लिए पूर्वावधान नहीं है या फिर पूर्वावधान है। तो नहीं और है में यहाँ जो कन्फ्यूजन होती है वो एक नंबर हमको पीछे कर देती है। और पता एक नंबर का कितना महत्व होता है उससे पूछिए जिसको किसी लड़की ने चलती ट्रेन में नंबर दिया हो और उसका एक नंबर गलत हो जाए या वो एक नंबर सही से ना लिख पाया हो। तो ये दर्द वही बता सकता है कि एक नंबर की कीमत क्या होती है। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई कि एरिक्सन के अनुसार बच्चों को मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 3 या लगभग 9 वर्ष का छात्र विकास के किस चरण से मेल खाता है? स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, उद्योग बनाम हीनता, पहल बनाम अपराधबोध, अतरंगता बनाम अलगाव। तो उद्योग बनाम हीनता इसका सही आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है जो 2017 रीट परीक्षा में पूछा गया था बाल विकास का कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानक संदर्भ परीक्षण के लिए सही नहीं है? यह एक मानकीकृत परीक्षण है। छात्रों के अंकों की व्याख्या इस बात से की जाती है कि दूसरों ने कैसा प्रदर्शन किया है। परीक्षण जो राष्ट्रीय मानदंड के आधार पर माना जाता है, छात्र के प्रदर्शन की तुलना स्थापित मापदंडों के साथ ही की जाती है। तो यही चौथा विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा। मेरे दोस्त, यह वो 30 प्रश्न थे जो 2017 की रीट परीक्षा में पूछे गए थे बाल विकास के, और इनको बताने के पीछे मेरा यही उद्देश्य था कि आपको मुख्य धारा से जोड़े। 4 दिन अभी भी परीक्षा में शेष हैं और आप ये बात भली भांति जान लें कि उस वक्त क्या स्तर रहा था, रीट के कैसे प्रश्न परीक्षा में आए थे, अब कैसे प्रश्न आ सकते हैं। धन्यवाद प्यारे साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कोई कमी है तो निश्चित ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं जिससे कि मैं उचित सुधार कर सकूं।